नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी टॉक्स के इस ऑनलाइन पाठशाला में। आज अपन दोस्तों बात करेंगे कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है 1919 का, भारत शासन अधिनियम 1919 का है, इसकी अपन बात करेंगे, जिसको मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि उस समय ये दोनों जो है भारत के वायसराय और भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में। वहां से लगाकर जो है 1919 के इस 10 सालों में जो घटनाक्रम चला है, और जो है ये 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी जो है, इसकी अपन बात करेंगे। अगर पहले पॉइंट की अपन बात करें दोस्तों, तो पहला पॉइंट ये है कि जो भारत परिषद अधिनियम था 1909 का, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी अपन जानते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी अपन जानते हैं, वो भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भारतीयों की एक मांग थी, वो था कि भारत में जो है एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। और ये जो है एक्ट वो पूरा करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो सकी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था विश्व युद्ध। आपको पता होगा दोस्तों कि 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और इस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि भारतीयों की उम्मीद थी कि इस प्रथम विश्व युद्ध में अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग और साथ देंगे, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे हक में कुछ अच्छे जो है वो फैसले लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात में सुधार तो दूर, एक एक्ट लाया गया जिसको अपन रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें यह था कि बिना वारंट और बिना सबूत के आपको जो है गिरफ्तार किया जा सकता। भारत में इसको काला कानून की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में पूरे भारत में जो है स्वशासन की जो मांग थी वो तेज होने लगी। उस समय के जो राज्य सचिव थे वो थे मोंटेग्यू। उनका व्यक्तित्व एक उदार प्रकृति का था। तो भारतीयों ने यह सोचा कि क्यों ना जो है हम हमारी मांगों को जो है, जो स्वशासन की मांग हमारे पास में है, वो मांग को जो है हम इस भारत राज्य सचिव के पास में जो है पहुंचाए, ताकि हमारी बात सुनी जा सके। ठीक है, तो ये वो कुछ ऑथेंटिक कारण थे जिसकी वजह से जो है ये 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है वो लाने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम जो है उसके प्रावधान क्या क्या थे। अगर प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो पहला ये था कि प्रांतों में तो जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, लेकिन केंद्र में जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई। वो अब भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी थे। मांग थी दोस्तों उत्तरदायी सरकार की, जिसमें इस 1919 के भारत शासन अधिनियम ने केंद्र में जो है स्थापना नहीं की, इसकी स्थापना की प्रांतों में। और वो भी की गई आंशिक तरीके से। कैसे की गई है अपन बात करेंगे।
सेकेंड पॉइंट दोस्तों ये था कि भारतीयों की संख्या जो थी वो 1 से 3 कर दी गई। 1909 के माले मिंटो रिफॉर्म में बात की थी कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई थी और एक इंडियन की नियुक्ति की गई थी, आपको बताओ वो था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। 1919 में इनकी संख्या एक जो है वो 3 से कर दी गई, यानी कि जो टोटल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर 8 हुआ करते थे उसमें से 3 सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क ये पड़ रहा है कि भारतीयों की प्रशासन में प्रतिनिधित्वता, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जो है यहाँ पे पहल की गई है कि भारतीय भी जो है, इंडियंस भी ये सीख सके कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये था कि केंद्र सरकार जो है उसको द्विसदनीय कर दिया गया, विधानसभा और राज्य परिषद के रूप में। अब तक जो है ये एक सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के रूप में एक सदनीय व्यवस्था थी। एक सदनीय व्यवस्था थी। अब इसको जो है द्विसदनीय व्यवस्था कर दिया गया और ये व्यवस्था आज तक वर्तमान में चली आ रही है, जिसको अपन लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देखते हैं। इसकी शुरुआत इस इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा हुई है। उसके अलावा बात करेंगे कि जो उस समय के जो केंद्रीय विधानमंडल था, उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार का था कि द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई थी। एक साइड थी विधानसभा, एक साइड थी राज्यसभा। जो आज की जो लोकसभा है उस समय की विधानसभा हुआ करती थी और आज की जो राज्यसभा है वो उस समय राज्य परिषद हुआ करती थी। टोटल 145 मेंबर हुआ करते थे विधानसभा में, जिसमें से 104 इलेक्टेड और 41 जो है वो नॉमिनेटेड हुआ करते थे। राज्य परिषद में 60, उसमें से 34 इलेक्टेड और 26 जो थे वो नॉमिनेटेड हुआ करते थे। ये तो हो गई दोस्तों केंद्रीय स्तर की बात। अब बात करते हैं प्रांतीय स्तर की बात। स्टेट लेवल पर जो है क्या क्या परिवर्तन किए गए। अगर मैं बात करूं कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन किए गए, उस समय जो दोस्तों कानून बनाने की जो सूचियां थी उसको दो भागों में बांट दिया गया। कानून बनाने की जो सूचियां थी वो दो भागों में बांट दिया गया। एक थी केंद्रीय सूची, एक थी प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची को भी जो है वापस दो भागों में बांट दिया गया। एक थी आरक्षित या रक्षित और एक थी स्थानांतरित। ठीक है। केंद्रीय स्तर पर अपन बात करें तो जितने भी जो है रक्षा, बैंकिंग, विदेशी संबंधी जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के जो विभाग थे वो इस केंद्रीय सूची में रखे गए। इसकी बात खत्म। अब बात करते हैं प्रांतीय स्तर पर। प्रांतीय स्तर पर जो है एक लिस्ट थी रक्षित, रिजर्व लिस्ट, एक थी हस्तांतरित जिसको अपन ट्रांसफरेबल लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जो रिजर्व लिस्ट थी उसमें जेल, पुलिस, जुडिशरी और इसके अलावा वित्त, होम मिनिस्ट्री, जितने भी जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे वो इस रिजर्व लिस्ट में रखे गए थे और इसकी मॉनिटरिंग जो की जाती थी वो गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थी।
यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद में लिस्ट आती है अपने पास में ट्रांसफरेबल लिस्ट। ये ट्रांसफरेबल लिस्ट जो है वो गवर्नर और उसके जो भारतीय मंत्री थे उनके अंडर हुआ करती थी। इसमें गैर महत्वपूर्ण विभाग हुआ करते थे। थोड़ा समझते हैं अपन दोस्तों इसकी डिटेल में कि ये उस समय की स्टेट गवर्नमेंट थी। दो लिस्ट बनाने की, एक रिजर्व, एक लिस्ट बना दी गई ट्रांसफरेबल लिस्ट। इसको मॉनिटर कर रहे हैं गवर्नर और प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यह मॉनिटरिंग हो रही है गवर्नर और प्लस उसके इंडियन जो मिनिस्टर थे वो। ये उत्तरदायी थे भारत के राज्य सचिव के प्रति, और ये राज्य सचिव उत्तरदायी था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, ये जो इंडियन मिनिस्टर थे ये हुआ करते थे जनता के प्रतिनिधि, इसलिए ये उत्तरदायी थे विधानसभा के प्रति। तो यहां पे अगर बात करें कि उत्तरदायित्व की, कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, तो इस वाले पोर्शन में तो अपन को उत्तरदायित्व कहीं दूर दूर तक अपन को देखने को कहीं भी नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे जो इंडियन मिनिस्टर्स है वो जरूर उत्तरदायी हैं विधानसभा के प्रति। तो क्या अपन ये कह सकते हैं कि प्रांतों में जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है वो आंशिक उत्तरदायित्व है? वो पूर्ण उत्तरदायित्व जो है वो नहीं है। यानी कि प्रांतों में उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की स्थापना तो की गई है, लेकिन वो पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं था, वो एक आंशिक उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की जो है प्रांतों में स्थापना की गई। यहां तक बात क्लियर। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसकी अपन ने बात कर दी कि भारत में दूसरे दिन व्यवस्था की शुरुआत की गई और पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब बात करेंगे कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में अपन ने बात की थी कि कुछ लोग जो हैं मिलकर एक लोकल बॉडी का चुनाव करते थे। ये लोकल बॉडी एक इलेक्टोरल कमीशन की जो है नियुक्ति करती थी। ये निर्वाचन परिषद जो राज्य प्रांतीय परिषद उनके मेंबर को चुनती थी, और ये प्रांतीय परिषद चुनते थे केंद्रीय विधान परिषद। 1909 तक जो है ये पैटर्न चला आ रहा था। ठीक है, इस पूरे सिनेरियो में आपको कहीं भी जनता वोट देते हुए नजर आ रही है क्या? नहीं है आ रही है। यानी कि रोल जो है वो पब्लिक का यहाँ पे रत्ती भर भी नहीं है। ठीक है, तो 1909 में ये व्यवस्था की गई कि अब जो है जनता जनता जो है अपने प्रतिनिधि को जो है प्रतिनिधि को
स्वयं चुनेगी, और इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। इसकी शुरुआत जो है वो इस 1919 के इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई। लेकिन उस समय भी जो है ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो ये व्यवस्था थी वो सार्वभौमिक नहीं थी। सार्वभौमिक निर्वाचन व्यवस्था नहीं थी। अब ये समझते हैं कि सार्वभौमिक निर्वाचन व्यवस्था क्या होती है। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो जो वोटिंग राइट्स हैं इंडिया में, वो धर्म, जाति, लिंग, पैसा, अमीर, गरीब, बिना भेदभाव के आपके पास में ये वोटिंग राइट है। यानी दोस्तों वर्तमान समय में धर्म, जाति, लिंग, अमीर या गरीब, इनमें किसी भी तरह का जो है वोटिंग के समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी मेंबर जो है जाके जो है वोट कर सकता है। इस व्यवस्था को कहते हैं सार्वभौमिक निर्वाचन व्यवस्था, जो कि उस समय नहीं थी। क्योंकि उस समय व्यवस्था थी संपत्ति के आधार पर। जिसकी संपत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि उस समय संपत्ति के मानक तय कर दिए गए थे, पैरामीटर्स फिक्स कर दिए गए थे कि 1 करोड़ की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ की जिसके पास है, या 1 करोड़ के ऊपर की जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो उसके पास ही जो है वोटिंग राइट होंगे। सेकेंड चीज, जो उसमें लेडीज थी उनको भी जो है वोटिंग राइट नहीं थे। तो ये दोस्तों कुछ लूप होल्स थे इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के। हालांकि जो है एक बार शुरुआत तो हो चुकी थी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की। उसके अलावा बात करते हैं कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में शुरुआत की गई थी। आपको पता होगा दोस्तों कि 1909 में मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। 1919 में यहां से मुस्लिम के अलावा यहां पे आगे सिख, जो इंडियन क्रिश्चियन थे, वो एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस, यहां पे आगे सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन। तो यहां पे इस सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को खत्म करने के बजाय इन्होंने और इसका विस्तार कर दिया गया, और भारत में जो है फूट डाल दी गई, फूट डालो राज करो। यानी भारत को जो है धर्म के नाम पर बांटने की जो शुरुआत 1909 में की गई थी, उसका विस्तार जो है 1919 में किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों कि
इस 1919 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसी की तर्ज पर जो है 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा हुआ करती थी उनकी सिलेक्शन के लिए जो ये काम करेगा। अब तक जो है पूरे भारत का जितना भी जो ब्रिटिश इंडिया था उसके लिए एक ही बजट निकलता था, लेकिन इसके बाद में जो है दो भाग कर दिए गए। एक हो गया सेंट्रल बजट और एक हो गया स्टेट बजट। आज भी हमारे वर्तमान समय में ये व्यवस्था चली आ रही है। इसकी शुरुआत इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई। अब बात करते हैं दोस्तों कि 1919 का ये जो अपन ने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा है, इसके दोष क्या क्या थे। अपन ने बात की है कि उत्तरदायी सरकार जो है प्रांतों में स्थापना की, इसकी स्थापना प्रांतों में की गई है, केंद्र में इसकी स्थापना नहीं की गई। सेकेंड चीज, द्वैत शासन जो लगाया गया था प्रांतों में, यानी कि जो रिजर्व लिस्ट और जो ट्रांसफरेबल लिस्ट के रूप में द्वैत शासन चल रहा था, वो पूरी तरीके से असफल हुआ। कैसे असफल हुआ अपन बात करते हैं। पृथक निर्वाचन व्यवस्था की अपन बात की कि ये बिल्कुल सफल नहीं हो पाया। सार्वभौमिक मताधिकार नहीं, इसकी अपन ने बहुत डिटेल में बात की थी। और गवर्नर जनरल के पास में दोस्तों अब भी वीटो पावर था और अध्यादेश की शक्ति थी, यानी कि अगर विधानसभा कोई भी अगर लॉ पास करके लेके आती है, चाहे वो भारतीयों के हित में हो या भारतीयों के खिलाफ हो, तो अब भी जो है ये गवर्नर जनरल उस पर वीटो कर सकता था। तो फिर इस विधानसभा का मतलब क्या रह गया, ये इसकी कमियां थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो द्वैत शासन लगाया गया था, स्टेट में जो द्वैत शासन लगाया गया था उसकी कमियां क्या थी। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि प्रशासन के दोनों अंगों में, यानी रिजर्व लिस्ट और जो ट्रांसफरेबल लिस्ट थी, उसका जो मैनेजमेंट था उसमें निश्चित एक सीमांकन नहीं था, इसलिए एक दूसरे के हस्तक्षेप करने की संभावनाएं थी। इसकी अपन दोस्तों बात करते हैं। यहां पे थी एक रिजर्व लिस्ट, यहां पे थी ट्रांसफरेबल लिस्ट। इसको मैनेज करते थे गवर्नर प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको मैनेज करते थे गवर्नर प्लस उसके इंडियन मिनिस्टर्स। इनके जो विभाग थे और इनके जो विभाग थे उनमें निश्चित एक बाउंड्री नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे विभाग थे जिनमें ओवरलैप होने की संभावना थी। जैसे कि यहां पे जो है विभाग डाल दिया गया जल विभाग, यहां पे डाल दिया गया सिंचाई विभाग। अब यहां का जो मिनिस्टर था उसने मना कर दिया कि हम पानी नहीं देंगे। अब ये पानी नहीं देंगे तो ये सिंचाई कैसे करेंगे? तो हुआ कि नहीं हुआ ओवरलैप। तो पावर्स जो है वो इनके पास में ज्यादा थी, ठीक है। वित्त विभाग इनके पास में था। अगर ये पैसा नहीं देंगे तो ये इंडियन मिनिस्टर के पास में जो विभाग थे वो काम कैसे करेंगे? तो कोई फिक्स्ड एक सिस्टम नहीं था यहाँ पे। इस वजह से जो है ये द्वैत शासन की जो व्यवस्था थी वो ज्यादा कुछ सफल नहीं हो पाई। उसके अलावा कि जो कार्यपालिका के जो सदस्य थे वो गवर्नमेंट
मिनिस्टर्स थे और जो मंत्रीगण थे वो जनता के प्रतिनिधि थे। सेकेंड चीज, गवर्नर हमेशा कार्यपालिका के सदस्यों का ही पक्ष लेता था। ये इसका बहुत ही बड़ा दोष है कि जो गवर्नर था वह जो भारतीय मंत्री थे उनकी बातों को जो है वो अनसुना करता था, उनकी बातों को जो है ज्यादा वो वेटेज भी नहीं देता था। उसके अलावा कि जो उत्तरदायित्व था मंत्रियों का वो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, यानी कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो गवर्नर करता था और उनको ही वो अपने पद से हटाता था। तो जो भारतीय मंत्री थे या इसके अलावा जितने भी जो मंत्री थे वो अपना पद बचाने के लिए गवर्नर की हाँ में हाँ मिला देते हैं। उनको भारतीयों के मुद्दों से किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था। तो दोस्तों ये जो व्यवस्था थी, पांचवा पॉइंट ये है कि जो वित्त विभाग था वो आरक्षित विषय का था, यानी कि अगर इंडियन मिनिस्टर्स अगर अपने विभाग के लिए पैसा भी मांग रहे हैं, ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर्स थे वो मना कर देते थे, जिससे जो कार्य है राज्य में वो सुचारू रूप से नहीं चलता था। ये इसका लूपहोल्स था। इसके अलावा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो भारतीय मंत्रियों को इतना भाग भी नहीं देती थी। उनको पता था कि इनके पास में अभी पावर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लूप होल्स थे दोस्तों द्वैत शासन व्यवस्था के, ठीक है। अब तक दोस्तों अपन ने जो पढ़ा है 1773 से लगाकर 1919 का जो है भारत शासन अधिनियम तक अपन ने पढ़ा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया है उसकी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।